नमस्कार, मैं श्रवण पांडे, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका एक बार फिर से एक प्यारे से छोटे से रविवार रूपी अंतराल के बाद आपके अपने YouTube चैनल TCS पाठशाला में स्वागत करता हूं, भव्य अभिनंदन करता हूं। आप लोग बाहुबली बैच के साथ जुड़े रहिए और जुड़े हैं तो आप शाम को 6 से 7 के बीच में हमसे आप हिंदी सीखते हैं और सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमने व्याकरण रूपी अध्याय के अंतर्गत हमने सीखा है कि संधि क्या होती है और संधि नामक जो अध्याय है, और व्याकरण रूपी विभाग के अंतर्गत हमने संधि सीखा और संधि नामक अध्याय के अंतर्गत हमने सीखा शब्द और पद में क्या भेद है। अगर शब्द और पद में भेद आपको स्पष्ट हो गया हो तो ये चीज जानिएगा कि शब्द कितने प्रकार के हैं, ये भी हमने सीखा है। हमने इसके अंतर्गत ये भी सीखा कि संधि वास्तविकता में कहते किसको है। तो आज हम फिर से एक बार, जिन्होंने संधि नहीं पढ़ी थी, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं उस नॉलेज को, उस चीज को फिर से एक बार देखते हैं कि हमने क्या सिखाया था। तो संधि की परिभाषा से हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे और आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए। अगर बात करते हैं संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा की बात करते हैं। संधि, अगर बात करें संधि की तो संधि होती क्या है भैया? संधि क्या होती है? तो संधि आपकी होती है जब दो शब्दों के निकटवर्ती वर्ण, जब दो शब्दों के निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाएगी? संधि कहलाती है। अगर बात की जाए निकटवर्ती वर्ण का क्या मतलब है, निकटवर्ती वर्ण का क्या मतलब है मेरे भाई? निकटवर्ती वर्ण किसे कहेंगे? तो अब ध्यान से आप देखिएगा इस चीज को कि निकटवर्ती वर्ण कहते किसको है। तो देखिए, अगर कोई शब्द है और उसका पहला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, और कोई शब्द है और पहले शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में निकटवर्ती वर्ण होते हैं, ये क्या कहलाएंगे? निकटवर्ती वर्ण। और अधिकतर लोग आज भी इस बात को नहीं समझ पाए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं कर पाए मेरे भाई कि दो वर्णों के बीच में संधि होती है कि निकटवर्ती वर्णों के बीच में संधि होती है। यानी पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के बीच में हमारी संधि होती है। अब संधि जो होती है वो अगर परिभाषा के रूप में लिखा जाए तो किस तरीके से लिखा जाएगा संधि को? संधि को परिभाषा के रूप में किस तरीके से लिखा जाएगा जरा देखिएगा तो मेरे भाई। पहले, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए संधि की परिभाषा। अगर बात करते हैं संधि की परिभाषा की तो लिख लीजिए, जब दो शब्दों के निकटवर्ती वर्ण आपस में जुड़ते हैं, तो जब दो शब्दों के निकटवर्ती वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उनसे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता क्या कहलाएगी? विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। अगर बात करते हैं कि संधि क्या है, तो दो शब्दों के जब निकटवर्ती वर्ण आपस में मेल खाते हैं तो उनसे कुछ विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। ये विकार या परिवर्तन होता क्या है भाई? अगर बात करते हैं ये विकार या परिवर्तन क्या चीज होती है, तो विकार या परिवर्तन वही चीज है जैसे शब्द में या तो कुछ बढ़ेगा या तो कुछ कम होगा, तो वही विकार या परिवर्तन, और वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगी संधि। तो संधि कहलाती है, संधि कहलाती है।
इतनी बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई? इसको राइट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के हमारे साथ जुड़ा करिए, हमारे साथ जुड़ा करिए कॉपी पेन लेकर के। एक बात कहनी है, अगर आप टूटते हैं, अगर आप टूटते हैं तो सब्र रखिए, अगर आप टूटते हो तो सब्र रखिए, क्योंकि वही निखरते हैं जो बिखरते हैं मेरे भाई, वही निखरते हैं जो बिखरते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि जब दो शब्दों के निकटवर्ती वर्ण बोले तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इतना नोट कर लीजिए पहले। तो इसके बाद ये परिभाषा नोट करने के बाद लिख लीजिएगा कैसे संधि किसके किसके बीच में। तो लिख लीजिए पहले शब्द का आखिरी, पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो ये आपके यही हैं। तो ये कौन कैसे टाइप के वर्ण रहेंगे हमारे? पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं तभी संधि बनती है। यानी वही जब दो शब्दों के निकटवर्ती वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उनसे जो विकार या परिवर्तन होता है वही संधि कहलाती है। इतनी चीजें नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बात करते हैं संधि के प्रकार की, तो संधि के प्रकार अगर बात करते हैं संधि के प्रकार की, तो संधि के मूलतः कितने प्रकार होते हैं जरा देखिएगा। संधि के मूलतः प्रकार अगर बात करेंगे तो संधि के 3 प्रकार होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं जरा देखिएगा। पहला प्रकार होगा आपका स्वर संधि। दूसरे प्रकार की बात करेंगे व्यंजन संधि। और तीसरे प्रकार की बात करते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, अगर बात करते हैं स्वर की, व्यंजन की और विसर्ग संधि की बात करते हैं। पिछली क्लास में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी भैया, हमारी, इस वजह से क्लास शायद पिछली वाली अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, लेकिन ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक एक बात को ध्यान से समझते चलिएगा। यानी सबसे पहले स्वर संधि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? स्वर संधि की। तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए स्वर संधि क्या होती है। यानी आपको 3 संधियां पता चलेंगी। संधि के प्रकार, संधि के मूलतः 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर बात करते हैं संधि की कौन से पहले प्रकार की, तो स्वर संधि की बात कर लीजिए। स्वर संधि। अभी तक जब हम संधि की बात कर रहे थे तो आप कहोगे कि सर जी आपने बताया कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले का आखिरी और दूसरे का पहला। तो संधि तो हमेशा यही नियम लेकर के चलेगी भैया, चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर पहले शब्द का आखिरी वर्ण भी स्वर रहेगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी हमारा क्या होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए, तभी वो स्वर संधि कहलाएगी, नहीं तो अन्यथा स्वर संधि नहीं कहलाएगी। स्वर के बाद स्वर, यानी स्वर पर स्वर। तो यहाँ अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर पर स्वर। तो याद कर लीजिए, स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर की बात करेंगे। और इसकी परिभाषा अगर बात करें, इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा इसकी जरा लिख लीजिएगा। यदि दो शब्दों के निकटवर्ती वर्ण स्वर हो, क्या हो? स्वर हो,
और उन निकटवर्ती स्वरों और उन निकटवर्ती स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है मेरे भाई, जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकार या स्वरों के मेल से एक बात जरूर लिख लीजिएगा, एक बात जरूर लिख लेना मेरे भाई, ये लिख लेना, मेल से स्वरों में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो स्वरों में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो क्या कहलाना चाहिए, क्या कहलाएगा, वही आपकी स्वर संधि कहलाएगी मेरे भाई, स्वर संधि कहलाएगी, स्वर संधि कहलाती है या स्वर संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाती है। ठीक, अब ध्यान से फिर समझिएगा कि अगर बात करते हैं स्वर संधि है क्या, तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया था, हमने बताया था अभी भी मेरे भाई अभी हमने बताया था कि दो स्वरों के यानी दो शब्दों के पहले का आखिरी स्वर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और इन स्वरों के मेल से स्वरों में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है, तभी क्या कहलाएगी, तो दो शब्दों के निकटवर्ती वर्ण स्वर हो, पहली कंडीशन। फिर कह रहा है और उन निकटवर्ती स्वरों के मेल से, अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन, और स्वरों में क्या आ जाता है, स्वरों में विकार या परिवर्तन आता है, उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाएगा, स्वर संधि। इस चीज को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस बात को अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। और जिसने भी नहीं लिखा हो या ना लिखना चाहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं बीच से। फिर बात करेंगे स्वरों के अन्य प्रकार की। अगर अब बात करेंगे तो स्वरों के अन्य प्रकार की, तो स्वरों का अन्य प्रकार, आज स्वर संधि पूरी खत्म करनी है, आज की वीडियो में स्वर संधि पूरी खत्म करनी है भैया, है ना। तो लिख लीजिए, हेडिंग लिखिएगा, स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई, मूलतः स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, अगर स्वर संधि के प्रकार की बात की जाए तो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला देखिएगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, अगर बात करें अगले संधि के प्रकार की, तो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अगर बात करते हैं मेरे भाई स्वर संधि के अगले प्रकार की, तो लिख लीजिएगा, गुण अगर हमारे अंदर आ गया, अगर हमारे अंदर गुण आ गया मेरे भाई, गुण आ गया तो वृद्धि होनी हमारी तय है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और देखिएगा मेरे भाई, वृद्धि के बाद अगर बात करते हैं यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और अगर हम अगली बात करते हैं तो अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, अगर बात करते हैं कि कुछ नियम होते हैं जो आपके पारंपरिक नियम हैं, जैसे जो सांस्कृतिक नियम है क्लासिकल बेस पे। अगर क्लासिकल बेस पे बात करते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं पाणिनि के माहेश्वरी सूत्र।
पाणिनि के माहेश्वरी सूत्र की, ठीक। और हम पाणिनि के माहेश्वरी सूत्र, ये पाणिनि का माहेश्वरी सूत्र आप कहोगे ये क्या है सर, ये क्या है बता दीजिए। तो पाणिनि का माहेश्वरी सूत्र वो चीज होती है जो पाणिनि थे वो संस्कृत के वैयाकरण हैं। संस्कृत के क्या हैं? वैयाकरण। वैयाकरण किसको कहते हैं? वैयाकरण किसको कहा जाता है? व्याकरण के ज्ञाता को, व्याकरण के ज्ञाता को, व्याकरण का ज्ञाता, जो व्याकरण को जानने वाला होता है उसी को वैयाकरण कहा जाता है। वैयाकरण, ठीक। और वैयाकरण की अगर बात करते हैं तो पाणिनि संस्कृत के वैयाकरण हैं और उन्होंने शंकर भगवान के डमरू के नाद से 14 माहेश्वरी सूत्र, नाम क्या दिया? माहेश्वरी सूत्र। शंकर जी का एक नाम होता है महेश और महेश्वरी सूत्र यानी अयुण, ऋलिक, अयोंग, यौ, झैवरट, लड, एम, अमयंग, मणदम, झवई, गर्दजट, जब गर्दश खप चढ़ते कबे सस्तर हल, यानी इन 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना करी थी। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना कर दी और उन्हीं पर पूरी की पूरी व्याकरण को आधारित कर दिया, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों पर, और उन्हीं से पूरी संस्कृत की व्याकरण की अवधारणा लिख दी। अगर हम संस्कृत में संधि सीखेंगे, अगर कुछ लोग हिंदी में भी संस्कृत के हिसाब से ही यानी माहेश्वरी सूत्रों को आधार मान करके संधि सीखते हैं, अगर हम बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेरे भाई संस्कृत के इन चिन्हों को, इन सूत्रों को आधार मान करके संधि बिल्कुल नहीं सीखेंगे, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। उनमें से एक चीज लेंगे हम, एक बात जरूर लेंगे। क्या चीज लेंगे मेरे भाई? ये लेंगे कि जो आपके सारे संधि यानी स्वर संधि के सारे प्रकार हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों प्रकार के लिए एक सूत्र दिया गया, उनको जरूर हम लिख लेंगे। चूंकि हो सकता है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमसे ये पूछ ले, हमसे ये डिमांड कर दे कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है ना। अगर बात करें गुण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या है, निम्न में से यण स्वर संधि का सूत्र कौन सा है, तो आप उत्तर क्या देंगे? आप कहोगे हमारे सर ने तो बाहुबली बैच में बताया ही नहीं। लेकिन हम फिर से आपका ध्यान आकर्षण करते हैं और ये सूत्र जरूर लिख लीजिए। हर स्वर संधि के प्रकार के साथ एक सूत्र लगा है, उसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक एक स्वर संधि की बाकायदा यहाँ पर चर्चा करेंगे विद एग्जाम्पल ट्रिक के साथ, और उन ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद आप ये पाओगे कि संधि में यानी स्वर संधि के किसी भी प्रकार में आपको कहीं भी किसी प्रश्न में समस्या नहीं आएगी। अच्छा, एक बात और समझिए, जैसे गणित होती है, गणित आप सीखते हैं, रीजनिंग आप सीखते हैं, अंग्रेजी का व्याकरण सीखते हैं तो उसकी खूब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऐसे हिंदी में भी व्याकरण के चीजों की खूब प्रैक्टिस करिए। इसके आधारित प्रश्नों को हम तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन आप भी घर जाकर के खूब प्रैक्टिस करिए। घर पे अपने रह करके इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ओमिक्रॉन जैसा जो टाइम चल रहा है ना, गोल्डन चांस, ये आने वाली निकट भविष्य में आपकी ये जो मेहनत है ना, ये सफलता में परिवर्तित हो जाए। हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आ जाते हैं दीर्घ स्वर संधि, इसका क्या नाम है, इसका सूत्र क्या है, जरा लिखिए। कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। बात करते हैं गुण स्वर संधि की, तो ध्यान से देखिएगा। कहते हैं आदि गुणाः, ठीक। इसके सूत्र को क्या कहते हैं, वृद्धि, तो लिखते हैं वृद्धि रेचि, ठीक। अगर बात करें वृद्धि रेचि के बाद अगर बात करते हैं वृद्धि रेचि, जरा थोड़ा सा तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पर यहीं पर लिख लीजिए। अगर बात करते हैं वृद्धि रेचि, ठीक है। अगर बात करते हैं यण स्वर संधि की, तो लिख लीजिए इको यणचि,
इको यणच। अगर बात करते हैं अयादी स्वर संधि की, अयादी स्वर संधि की, तो अयादी स्वर संधि में जरा देख लेना मेरे भाई, अयादी में एचो यवायावह, यही आपका सूत्र है मेरे भाई। ये सारे के सारे चारों पांचों क्या है, हर संधि का अपना एक सूत्र है। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर अब बात करते हैं एक एक प्रकार की, तो सबसे पहले हम आएंगे दीर्घ स्वर संधि पर आएंगे। दीर्घ स्वर संधि पर आएंगे मेरे भाई। देखिए दीर्घ स्वर संधि, इसको नोट करने के बाद इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जल्दी से हम आ जाते हैं दीर्घ स्वर संधि। और नंबर 1 स्वर संधि का क्या प्रकार है आपका, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। एक बार मैं फिर से आप लोगों का ध्यान वहां पर खींच कर ले जाऊंगा। प्लीज पे अटेंशन ऑन मी, प्लीज अब ध्यान दीजिए, मेरी बातों को ध्यान दीजिए। हम क्या बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप कहोगे सर जी ये बात तो हमको लगभग पता है, लगभग पता है। अगर हम बात करें मूल दीर्घ स्वरों की, तो आप कहोगे मूल दीर्घ स्वर सर आपने बता रखे हैं। मूल दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो आपने बता रखा है कि कहते हैं किसको कहते हैं मूल दीर्घ स्वर, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, यही जो मूल दीर्घ है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, एक नाम और दिया जाता है भाई, एक नाम और दिया जाता है सजातीय स्वर। क्या नाम देते हैं, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। ठीक, मूल दीर्घ स्वर और सजातीय स्वर, किसकी बात करेंगे, मूल दीर्घ स्वर और सजातीय स्वर। तो ये मूल दीर्घ का क्या मतलब है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ पर हम सीख रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ स्वर की बात हो रही है, और कैसे मूल दीर्घ स्वरों की बात हो रही है, और इनको और क्या नाम दिया जाता है, सजातीय। और इस सजातीय शब्द से हम दीर्घ स्वर संधि का कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। हमने एक बात बताई थी, सा माने क्या होता है, समान, और जातीय माने जाति का। समान जाति के स्वरों को अगर एक के बाद एक रखा जाए, यानी कह सकते हैं समान जाति के स्वर के बाद अगर समान जाति का स्वर आता है तो वो किस तरीके में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। लेकिन कौन से समान जाति के स्वर होंगे, उसमें 3 ही मूल दीर्घ हैं, यानी आ के दोनों रूप, छोटी ई या बड़ी ई के दोनों रूप, छोटा उ या बड़ा उ के दोनों रूप। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जरा देखिएगा, अगर छोटा आ के बाद अगर छोटा आ जाए तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाता है मेरे भाई, बड़ा आ बन जाता है। अगर बात करें आ का छोटा रूप और आ का बड़ा रूप इसके बाद आ जाए तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ के बड़े रूप के बाद आ का छोटा रूप आ जाए मेरे भाई तो क्या बन जाएगा, तब भी बड़ा आ बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और बड़े आ के बाद अगर बड़ा आ जाए तब भी क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा मेरे भाई। एक चीज जरूर ध्यान दे लेना, एक बात का जरूर ध्यान देना मेरे भाई। अब समझिए यहाँ पर बाद आने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बाद आने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो देख रहे होगे सबके बीच में मेरे भाई धन का चिन्ह लगा है, सबके बीच में धन का चिन्ह यानी प्लस का साइन लगा हुआ है। इस प्लस के साइन के पहले वाले आ का क्या तात्पर्य है और बाद वाले आ का क्या तात्पर्य है, यानी ये पहले शब्द का आखिरी स्वर है। ये छोटा वाला आ धन चिन्ह से पहले वाला ये छोटा वाला आ क्या है, ये है आपका पहले शब्द का आखिरी स्वर, आखिरी स्वर, यानी पहले उसका आखिरी स्वर है। और दूसरे शब्द का पहला स्वर भी क्या है, स्वर छोटा आ है और समान जाति के स्वर हैं, और समान जाति के स्वर हैं तो मूल दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे, इसी को कह देंगे दीर्घ स्वर संधि। और ये स्वरों में परिवर्तन क्या आया, ये दीर्घ स्वर बन गया।
ठीक। इसी तरीके से अगर पहले शब्द का आखिरी स्वर छोटा आ और दूसरे शब्द का पहला स्वर अगर बड़ा आ है तब भी मूल दीर्घ बन जाएगा, बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएगा। समान जाति के हैं, बड़ा आ अगर पहले शब्द के आखिरी स्वर के रूप में आ जाए और दूसरे शब्द के पहले स्वर के रूप में छोटा आ जाए मेरे भाई, तब भी बड़ा आ स्वर यानी दीर्घ स्वर बन जाएगा। अगर पहले शब्द के आखिरी स्वर के रूप में बड़ा आ जाता है, बड़ा आ जाता है और दूसरे स्वर के पहले वर्ण के रूप में क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तब भी मूल दीर्घ यानी बड़ा आ बन जाएगा। समान जाति के स्वर में ही परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन या विकार को यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। और ये तीनों यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी आ के दोनों रूपों छोटा आ, बड़ा आ, ई के दोनों रूपों छोटी ई, बड़ी ई और ऊ के दोनों रूपों छोटा ऊ, बड़ा ऊ, दोनों के बीच में, तीनों के बीच में इसी का प्रयोग होता है। और इसी तरीके से आपका छोटी ई वाला भी होगा। जरा देखिएगा किस तरीके से होगा। छोटी ई के बाद अगर छोटी ई आ जाए तब भी क्या, बड़ी ई। अगर छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई आ गई या बड़ी ई के बाद छोटी ई आ गई तब भी क्या, बड़ी ई। अगर छोटी ई के बाद अगर छोटी ई आ गई तब भी क्या, बड़ी ई। और बड़ी ई के बाद अगर बड़ी ई के बाद अगर बड़ी ई आ गई तब भी क्या मेरे भाई, बड़ी ई। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है मेरे भाई। अगर बात करते हैं इसी तरीके से अगर बात करते हैं छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आ जाएगा तब भी बड़ा ऊ, छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाएगा तब भी बड़ा ऊ, और अगर बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाएगा तब भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा मेरे भाई, बड़ा ऊ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात बताइए, समझ में आई। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर जी स्वर संधि का उदाहरण तो बता दो, स्वर संधि के उदाहरण एग्जाम्पल्स को बता दो। तो अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक बात को नोट करेंगे। इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब देखिए अगर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, या उदाहरण, आप कहोगे पढ़ाते हो हिंदी में और बोलते हो अंग्रेजी, हाँ यही कहोगे ना। चलिए कोई बात नहीं, अंग्रेजी चले गए मेरे भाई, अंग्रेजी छोड़ गए, थैंक यू और सॉरी, है ना। अगर बात करते हैं उदाहरण की तो लिख लीजिए उदाहरण। पहला उदाहरण क्या कह रहा है हमारा, पहला उदाहरण कह रहा है, अगर कहिए तो विद्याधन आलय। ठीक, अब ध्यान से समझिए, विद्याधन आलय, और विद्याधन आलय के बाद अगर बात करते हैं तो विद्या में, अब देखिएगा पहले शब्द का आखिरी स्वर क्या है, पहले शब्द का आखिरी स्वर है बड़ा आ, और अगर बात करें दूसरे शब्द का आखिरी स्वर क्या है, इसमें बड़ा आ है। और हमने अभी अभी बताया समान जाति के स्वर के बाद अगर समान जाति का स्वर आ जाता है मेरे भाई, यानी बड़ा आ के बाद बड़ा आ आएगा तो इसका मूल दीर्घ यानी उसी जाति के बड़े आ में परिवर्तन हो जाएगा, बड़े आ में परिवर्तन होगा, उसी जाति के स्वर में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन किस रूप में, दीर्घ में। अब यहाँ देखिएगा किस तरीके से बड़े आ के रूप में परिवर्तन हुआ, इसी बात पे हमारी पिछली वाली क्लास समाप्त हुई थी। अब जरा देखिएगा, विद्या का हम पहले शब्द का आखिरी अक्षर लिख लिए। अब देखिए दूसरे शब्द का पहला स्वर भी बड़ा आ और इसका पहला आखिरी स्वर भी बड़ा आ, तो दोनों को जोड़ दिए, दोनों में बड़ा आ आया, यानी बड़ा आ की मात्रा लगनी चाहिए। ये जो पहले शब्द का आखिरी अक्षर द्या है, विद्यालय का द्या, और द्या में क्या आ जाएगी, आपकी बड़ा आ जो बना है यही मात्रा के रूप में आ जाएगा, यानी जो परिवर्तन या विकार हुआ वही क्या हो गई, संधि हो गई, और हमारा शब्द क्या बन गया मेरे भाई, विद्यालय शब्द बन गया। अगर बात करते हैं कि अन्न धन अभाव, अगर हम एग्जाम्पल और लें, अन्न धन अभाव, ठीक,
अब देखिएगा, पहले शब्द का आखिरी स्वर इसमें छोटा आ छिपा है और दूसरे शब्द के पहले स्वर के रूप में छोटा आ लगा है। छोटा आ लगा है तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, समान जाति के हैं तो मूल दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है और बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी मेरे भाई। पहले शब्द के आखिरी अक्षर में बड़ा आ की मात्रा जोड़ देते हैं अन्ना, और बाकी जो बचा हुआ है उसको वैसे लिख देते हैं अन्ना भाव। इतनी बात समझ गई। अब अगले उदाहरण की बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें, फिर से इसको समझ लीजिएगा, अगर अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है तो अगर हम कहें वेद धन अंत, अब जरा बताइएगा पहले शब्द के आखिरी अक्षर में कौन सा स्वर छिपा है? तो आप कहोगे सर जी आपने समझा रखा है छोटा आ छिपा है। अगर बात पूछें आपसे कि पहले शब्द का आखिरी स्वर तो छोटा आ है और दूसरे शब्द का पहला स्वर क्या है, तो आप कहोगे सर जी साफ साफ दिखाई दे रहा है छोटा आ है और समान जाति के स्वर हैं, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, मूल दीर्घ यानी बड़ा आ के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। अब बात करते हैं पहले शब्द का आखिरी अक्षर, तो कहोगे सर जी दा है और दा में किसकी मात्रा लगेगी, तो कहोगे सर जी बड़ा आ में परिवर्तन हुआ है तो बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको छोड़ देते हैं। कहोगे सर जी एकदम संधि क्लियर हो गई, स्वर संधि एकदम क्लियर हो गई। अगर अब बात करें कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, इसको जरूर कॉपी पे करिएगा और जिसका सही होना डिक्टो 10 on 10 है ना, जिसका 10 on 10 सही हो जाए मेरे भाई कमेंट जरूर कर देना आज की क्लास के बाद। जरा लगाइए तो लिखिए पहला एग्जांपल लिखिए सूर्य धन अस्त। पहला एग्जांपल लिखिए मेरे भाई सूर्य धन अस्त। इसको आपको घर के लिए होमवर्क दे रहे हैं। दूसरा लिखना जरा सूर्य धन अस्त के बाद लिख लेना। अगर बात करें रत्न धन आकर, अगर बात करें रत्न धन आकर, अगर बात करें परम धन आवश्यक, ठीक है। अब देखिए स्वर संधि का जादूगर बना दूंगा मेरे भाई। हिम धन आलय। अगर बात करते हैं शिव धन आलय, पांचवा लिख लेना शिव धन आलय। अगर बात करते हैं छठे प्रकार की स्वर संधि के छठे प्रकार की, तो उसमें छठे एग्जाम्पल की, तो जरा एग्जाम्पल होमवर्क के लिए नोट कर लेना है आपका नित्य धन आनंद, राम धन आश्रय, नित्य धन आनंद, राम धन आश्रय। आप कहोगे क्या बड़ा आ वाला ही बताओगे, बड़ी ई के लिए एग्जाम्पल्स नहीं बताओगे, तो पहले नोट करते चलो मेरे भाई, सब चीज बताएंगे, एक एक बात बताएंगे। परम धन आनंद 8 हो गए। परम धन आनंद। कलम का सिपाही किसको कहता है मेरे भाई? जैसे मैंने कहा स्वर संधि का जादूगर बना दूंगा, वैसे देखना कलम का सिपाही और कलम का जादूगर कौन है, जरा कमेंट करके बताना तो क्या है, कौन है कलम का सिपाही और कलम का जादूगर। अगर बात करें गृह धन आलय, विद्या धन आतुर, 9वां एग्जाम्पल विद्या धन आतुर। और देखना 10वां लिख लो गृह धन आलय। ये तो थे बड़ा आ वाले एग्जाम्पल्स। अब छोटी ई वाले एग्जाम्पल्स जरा देख लो मेरे भाई, छोटी ई वाले एग्जाम्पल्स जरा देख लो कौन कौन से हैं, कैसे हैं और उनको कैसे कर सकते हैं हम, तो जरा देखिएगा। छोटी ई वाले एग्जाम्पल्स नोट करते चलो एक एक।
छोटी ई वाले एग्जाम्पल जरा देखना। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, कविधन इंद्र। कविधन इंद्र, इतना सब नोट कर लिया। ये होमवर्क है आप लोगों का, ये गृह कार्य है, होमवर्क है, इसको करके दिखाना। अगली बात करते हैं छोटी ई यानी मूल दीर्घ ई की बात करते हैं। कैसे परिवर्तन होता है जरा देखना। कहते हैं कविधन इंद्र, कविधन इंद्र। अब जरा बताना कविधन इंद्र में लिखा क्या है मेरे भाई। अगर बात करोगे पहले शब्द के आखिरी अक्षर में कौन सा स्वर छिपा है तो आप कहोगे छोटी ई छिपी है। फिर अगर हम पूछे दूसरे शब्द के पहले स्वर के रूप में क्या है तो बताओगे आप कि छोटी ई है। और हमने बताया था समान जाति का स्वर जब समान जाति के स्वर के बाद आता है तो मूल दीर्घ यानी बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगा। तो बड़ी ई में परिवर्तन का क्या मतलब। अब आप कहोगे सर जी इसको समझाइए, तो हम बताएंगे पहले कब लिख लो। कब यानी पहले शब्द का आखिरी अक्षर तक लिख लो। अब ये जो बड़ी ई है ना, इसी की मात्रा हुआ के ऊपर लगा देना। जो बचा हुआ इधर का है ना इंद्र, यानी आधा ना और द्रा लिख दो। यही आपकी स्वर संधि का दूसरे टाइप यानी ई वाला टाइप पे एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं इसी तरीके से कपिधन ईस, एक एग्जाम्पल और है मेरे भाई, कपिधन ईस। ठीक है, अगर बात करते हैं पहले शब्द के आखिरी स्वर के रूप में छोटी ई है और दूसरे शब्द के आखिरी स्वर के रूप में क्या है, बड़ी ई है। हमने बताया था समान जाति का स्वर हो उसके बाद समान जाति का स्वर आ जाता है तो दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी। आप कहोगे सर जी क्या कैसे होगा ये, तो फिर हम बताते हैं कप लिख लो, यानी पहले शब्द का आखिरी अक्षर और उस पर क्या मात्रा लगाओगे। ये जो बड़ा ई रूप में परिवर्तन हुआ ना स्वर का, ये जो विकार और परिवर्तन उत्पन्न हुआ है इसी की मात्रा चढ़ा दो, बड़ी ई लगा दो और बचा हुआ अक्षर इसके साथ में लिख दो। यही हमारी क्या हो गई, कपीस। यही हमारा क्या बन गया, कपीस बन गया मेरे भाई, कपीस। ठीक, इस तरीके से आप कहोगे सर जी समझ में आ गई बात। अब आप एग्जाम्पल दो और कुछ मत करो। अब आप एग्जाम्पल दो, करेंगे हम, तो आपको हम गृह कार्य के रूप में होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। जितने लोगों को समझ में आ रही हो बातें होमवर्क के रूप में तुरंत नोट करना और वीडियो चलते समय ही सॉल्व करके दिखा देना। सॉल्व करके दिखाना, देखते हैं 10 on 10 किसका आता है, 10 on 10। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखिएगा जरा। पहला एग्जाम्पल, जानकी धन ईस। जानकी धन ईस, जानकी धन ईस, जानकी धन ईस पहला। दूसरा लिख लेना कविधन ईस, कविधन ईस। दूसरा लिखिएगा। तीसरा रविधन ईस, रविधन ईस। ठीक, अगला एग्जांपल लिखना चौथा वाला आप लोगों को अभी तुरंत करना है मेरे भाई। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि नहीं, साफ दिखाई दे रहा है। अभिधन इष्ट। अगर बात करते हैं अगला लिख लेना कविधन इच्छा, कविधन इच्छा, कविधन इच्छा। योगी धन ईश्वर, कविधन इच्छा, इच्छा। अगला लिख लेना मेरे भाई योगी धन ईश्वर, योगी धन ईश्वर। इसी तरीके से अगला सातवां वाला जरा देखना ध्यान से। सातवां वाला जरा देख लेना मेरे भाई। सातवां वाला क्या कह रहा है आपका अगला वाला, गिरिधन ईश, परिधन इच्छा, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। और अगला वाला देखना आठवां वाला, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा। अगर बात करते हैं नौवां वाला, जल्दी से नोट कर लो मेरे भाई। नौवां वाला योगी धन ईश्वर, मही धन इंद्र। योगी धन ईश्वर ये तो हो चुका है, मही धन इंद्र, मही धन इंद्र यानी महींद्र, है ना। दसवां वाला मही माने होता है, मही माने होता है पृथ्वी मेरे भाई। नारी धन ईश्वर या हरिधन ईश, जो भी लिखना चाहो, हरिधन ईश, हरिधन ईश। इतना करके दिखाना, जल्दी 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 सॉल्व करना। जिस समय वीडियो चल रही हो उसी समय सॉल्व करके 10 on 10 देखते हैं कौन सही करके दिखाता है मेरे भाई। देखते हैं
ठीक। अगर बात करते हैं इसको, सब लोग राइट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे क्या ऊ वाला टाइप नहीं सिखाओगे? ऊ वाला टाइप भी देखते हैं ना जल्दी से। अब जरा देखिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब ऊ वाला टाइप का एग्जांपल जरा देखना मेरे भाई क्या है। अगर ऊ वाले टाइप की बात करते हैं तो पहला आता है आपका एग्जांपल लघु धन उत्तर। लघु धन उत्तर। आप कहोगे सर जी होगा कैसे, तो हम बताते हैं ना कैसे होगा। अब जरा बताना पहले शब्द के आखिरी अक्षर में कौन सा स्वर है, तो आप कहोगे छोटा ऊ है। और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के रूप में क्या है, तो आप कहोगे सर जी छोटा ऊ है। अरे सर जी ये तो आपने बताया था, समझ में आ गई बात, आ गई ना। आप कहोगे सर जी समझ में आ गई बात कि समान जाति के स्वर के बाद अगर समान जाति का स्वर होता है तो क्या हो जाएगा, वो मूल दीर्घ में परिवर्तन होगा। इसका परिवर्तन तो आपने बता रखा है, तीन ही होगा। आप कहोगे कौन कौन से, यानी आ के दोनों रूपों, छोटी ई के दोनों रूपों और ऊ के छोटे दोनों रूपों, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों रूपों में होता है। तो ये हो गया आपका। अब आप कहोगे सर जी आप रहने दो, हम बताते हैं। तो हम क्या लिखें, अगर आप कहोगे तो आप कहोगे सर जी लग लिख लेना, लग। अब लग में क्या करना है मेरे भाई, आप बताओगे तो आप कहोगे सर जी ये जो बड़ा ऊ बना है ना, इसकी मात्रा लिख लो, इसकी क्या कर लो, मात्रा लिख लो। तो बड़ा ऊ लगा दिया मैंने, और बचा हुआ कहोगे सर जी आधा ता पूरा ता और रा लिख लो। आंसर सही एकदम 100%। लघुत्तर हो गया, लघुत्तर। समझ में आया बात। अगर एक आध एग्जांपल्स और बात करते हैं तो जरा देखना। सुधन उक्ति, सु माने होता है सुंदर, सुंदर। उक्ति माने कहा गया, सुंदर लिखा गया या कहा गया। तो अब समझना, सु माने उक्ति। अब कहोगे सर जी इसमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण कौन सा है और पहला वर्ण कौन सा है, जरा समझा दो। तो आप कहोगे इसमें तो पहला और आखिरी सब अक्षर वही है, और आखिरी वर्ण की मात्रा क्या है, इसमें छोटा ऊ छिपा है आप कहोगे। और दूसरे शब्द का आखिरी वर्ण क्या छिपा है, छोटा ऊ। और मिलकर के फिर ये क्या बन जाने हैं, बड़ा ऊ बन जाना है। तो आप कहोगे सर जी कुछ नहीं है, सा लिख लो। सा में क्या लगा दो, इसकी बड़ा ऊ की मात्रा लगा दो, बड़ा ऊ लग गया। आधा का और ती यानी सूक्ति। इसका मतलब आपको बातें समझ में आ गई हैं। अब आप लोग इसके भी एग्जांपल्स घर पे करके दिखाना, घर पे करके दिखाना। और जल्दी जल्दी वीडियो चलते समय जरूरी नहीं कि आज की क्लास के टाइम ही, कल की क्लास के टाइम के समय भी आप दीर्घ स्वर संधि के इन 10 एग्जांपल्स को 10 on 10 करके दिखाना। देखते हैं कौन कौन करके दिखाता है मेरे भाई। सबका नंबर, सबका नाम आता रहता है कमेंट्स में, तो हमें पता चलता रहेगा कौन कर रहा है। ठीक है, तो लिख लेना मेरे भैया, लिख लेना। पहला एग्जांपल, पहले क्वेश्चन के बारे में लिख लो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन जरा नोट करना, गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश। ठीक। अगर अब हम बात करते हैं तीसरा एग्जांपल, जल्दी से नोट कर लेना मेरे भाई। तीसरा लिखना लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी। गुरु जरा ढंग से लिख लो, गलत हो गया लिखने में, लघु। ठीक। अब लिखना लघुधन, यार ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लो गुरुधन, गुरुधन उपदेश। यहाँ लिख लो लघुधन, लघुधन उर्मी। उर्मी माने होता है तरंगे, है ना। लघु माने छोटी छोटी तरंगे। अगर बात करते हैं अगले एग्जांपल की, तो लिख लो धातु धन उष्मा, धातु धन उष्मा, धातु धन उष्मा, उष्मा। अगर बात करते हैं अगले एग्जांपल की, तो जरा लिख लेना मेरे भैया वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव। पानी मिल जाएगा क्या मेरे भाई, पानी मिल जाएगा क्या, कोई लेकर आएगा। वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव। छठवां वाला, छठा एग्जांपल लिख लो मेरे भाई, भूधन उत्सर्ग, भूधन उत्सर्ग। सातवां वाला जरा देखना, सातवां वाला देखिए क्या कह रहा है एग्जांपल हमारा, मंजुधन उषा, मंजू धन उषा। ठीक। आठवां एग्जांपल जरा देख लेना मेरे भाई,
8वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, साधुधन ऊर्जा, साधुधन ऊर्जा 10 on 10 सबको सही करना है, सबको सही करके दिखाना है। जितने लोगों को पता चल गया कि वो जादूगर बन गए हैं स्वर संधि के, यानी दीर्घ स्वर संधि के जादूगर कौन कौन बने हैं, अपने आप को मैजिशियन से कम मत समझना। वधूधन उत्सव, वधूधन ऊर्मी, वधूधन ऊर्मी, वधूधन ऊर्मी। अगर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, तो अगला एग्जाम्पल लिख लेना भूधन ऊष्मा, भूधन ऊष्मा, भूधन ऊष्मा। ये आपके 10-10 एग्जाम्पल्स हैं पहले के, यानी दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल्स हैं। अगर बात करते हैं अगले प्रकार की, तो दूसरा प्रकार हमारा कौन सा है, हमारा दूसरा प्रकार आता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो हेडिंग डाल लीजिए गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। आप कहोगे सर जी इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे, तो हम बताते हैं कैसे समझेंगे। देखिए अगर बात करते हैं हम सीख क्या रहे हैं, अगर हम आपसे पूछें क्या सीख रहे हो भैया, तो आप कहोगे सर जी स्वर संधि सीख रहे हैं। अब स्वर संधि सीख रहे हैं तो स्वरों का नॉलेज तो होना चाहिए ना, स्वरों की बात तो आनी चाहिए ना। अब जरा ट्रिक देखना, इसकी ट्रिक देखना। आप कहोगे सर जी बताइए, इसमें सारे स्वर नोट कर लो पहले। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, है ना, री। और अगर बात करते हैं ए, ऐ, ओ, औ, इतनी चीजें पहले आप लोग अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लो। अगर बात करते हैं ओ, औ, इतनी चीजों को अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लो। इसके बाद अगर बात करते हैं क्या करना है आपको इन सबको 3 पैकेट में डिवाइड कर लेना है, 3 पैकेट्स में डिवाइड कर लेना है। पहला पैकेट, दूसरा पैकेट और तीसरा पैकेट। और यहीं से एक बात समझ में आती है, कितने पैकेट्स, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अगर बात करते हैं कि इस संधि में कैसे होगा, तो आप एक ट्रिक याद कर लो, 1 के बाद 2, यानी पहले पैकेट के बाद दूसरा पैकेट। अब ये आएगा कैसे, तो अभी आप देखोगे मेरे भाई, अभी आप देखोगे क्या है कि कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखना। पहले के बाद दूसरा, इसको यहीं पर नोट कर लो, इसको यहीं पर एकदम कंठस्थ कर लो कि गुण स्वर संधि है तो पहले पैकेट के बाद दूसरा, और पहले के बाद दूसरा किस तरीके के वर्ण आते हैं इसको आपको देखना है। तो जरा देखना है यहां से। तो अगर पहले पैकेट का दोनों स्वर छोटा आ और बड़ा आ, इसके बाद अगर इसके बाद चाहे इसमें से कोई आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसका ए में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आई। अगर पहले पैकेट में से छोटा आ या बड़ा आ आया और इसी में क्या आ गया, छोटी ई अथवा बड़ी ई, कोई भी आ जाए, यानी यहाँ पे बात समझनी होगी, यहाँ पे इस बात को समझना होगा मेरे भाई कि अगर छोटा आ के बाद कभी अगर छोटी ई मिल जाएगी, यानी बाद क्या मतलब, धन चिन्ह के पहले वाला ये क्या होता है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण होता है, और धन चिन्ह के बाद वाला आप कहोगे सर जी आपने बता रखा है दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आ के बाद अगर छोटी ई आ जाए तब भी क्या बनेगा, ए बन जाएगा। अगर बड़ा आ के बाद तब भी छोटी ई आ जाए तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। फिर अगर बात करते हैं, अगर कभी छोटा आ के बाद अगर बड़ी ई आ जाए तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। और अगर कहें बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई आ जाए, बड़ा आ के बाद बड़ी ई आ जाए तब भी क्या बनेगा, ए। इसका मतलब ये 4 कंडीशंस आपकी अप्लाई करती हैं। कौन कौन सी, छोटा आ के बाद अगर छोटी ई आ जाए तब भी क्या, ए। अगर बड़ा आ के बाद छोटी ई आ जाए तब भी क्या, ए। अगर बात करते हैं छोटा आ के बाद बड़ी ई आ जाए तब भी ए, और बड़ा आ के बाद अगर बड़ी ई आ जाए तब भी ए। इतनी ट्रिक को याद कर लो कि क्या होना चाहिए, पहले पैकेट से छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई आ गई या बड़ी ई आ गई तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। नंबर 1 याद कर लो। ठीक, अगर बात करते हैं दूसरे की बात करते हैं, अगर इसमें से क्या है, अब इसको उठाते हैं,
अब पहले पैकेट के बाद, यानी पहले पैकेट के बाद का मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ गया मेरे भाई तो क्या बन जाएगा, ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखिए कैसे तोड़ करके, अब इसको भी ऐसे तोड़ना है। छोटा आ के बाद अगर छोटा ऊ आ जाता है तब भी ओ में परिवर्तन, अगर बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ आ जाता है तब भी ओ में परिवर्तन। अगर बात करते हैं कभी छोटा आ के बाद अगर बड़ा ऊ आ गया तब भी किस में परिवर्तन, ओ में परिवर्तन। और अगर बड़ा आ के बाद बड़ा ऊ आ गया तब भी किस में परिवर्तन मेरे भाई, तो आप कहोगे ओ में परिवर्तन। अब बचा री, इसकी भी शर्त याद कर लो, लिख लो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम क्लासेस यहीं से समाप्त करेंगे धीरे से, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस इसके बाद आपकी आनी है, तो लाइव क्लासेस चली रही है मेरे भाई। इसके हिसाब से हम इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्लास को समापन की तरफ ले चलते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं कि अगर पहले पैकेट के बाद अगर दूसरा पैकेट आ जाएगा तो क्या बनेगा, यानी दूसरे पैकेट को कैसे लाया जाएगा, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आ जाएगी तो ए में परिवर्तन। अगर बात करते हैं अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है दूसरे पैकेट का तो क्या हो जाएगा, तब ओ में परिवर्तन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं इसके बाद अगर री बचाता तो पहले पैकेट का आप कहोगे सर जी पहले पैकेट के छोटे आ या बड़ा आ के बाद अगर री आ जाता है तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर जी अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और ये सारी बातें हम अगर इस तरीके से देखें, अगर छोटा आ के बाद री मिल गया तब भी क्या, अर। ठीक, अगर बात करते हैं बड़ा आ के बाद अगर री मिल गया तब भी क्या, अर। अब इन सारी बातों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले सेक्शन में, आपकी अगली क्लास में, अगले एपिसोड में। और इन सब बातों की विधिवत चर्चा ही नहीं करेंगे, विद एग्जाम्पल हर बात को, एक एक बात को हम समझेंगे और इन पर फिर हम 10 क्वेश्चंस देंगे जो आपके एग्जाम के मद्देनजर से अच्छे सो हैं ही। जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तब हम इकट्ठे सॉल्यूशन भी करवाएंगे, लेकिन 10 एग्जाम्पल्स आपको हम होमवर्क के बतौर देंगे और उसको आपको कमेंट करके लिख करके देना है कि किसने 10 on 10 सही किया। ठीक है, अगर बात करते हैं कि यहीं से क्लास की हम समाप्ति करते हैं और स्वर संधि के आगे वाले जो प्रकार हैं उनको हम विधिवत सीखेंगे, हर एक बात को सीखेंगे। और आपकी स्वर संधि का जादूगर ना बना दिया ना, मेरा नाम श्रवण पांडे नहीं है, ठीक है ना। और जुड़े रहिए मेरी क्लासेस के साथ, टीसीएस पाठशाला के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीएस पाठशाला पर। फिर से कल इसी टाइम शाम को 6 से 7 के बीच में हिंदी सेक्शन के साथ आपसे मेरी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुक्रिया।